जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संज्ञा के बारे में। नागपुरी संज्ञा आप किस तरह से पढ़ेंगे, उसके क्या क्या मायने होते हैं और वो किस तरह से हिंदी संज्ञा से अलग है और किस तरह से सिमिलर है। आपका ये जो प्रश्न होगा संज्ञा बेस्ड जो प्रश्न होगा वो किस तरह से आपको पूछा जाएगा, इस पर हम लोग आज देखेंगे कि ये संज्ञा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में वर्ण के बारे में बताया था, और वो वर्ण क्लास जो है क्लास 1 था और वो काफ़ी लंबा चला था वर्ण क्लास। उसके बाद आपका आता है संज्ञा। संज्ञा को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपको वर्ण क्लास पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में कि वर्ण क्या है, कैसे काम करता है, और हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जो नागपुरी व्याकरण में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था वर्ण के बाद जो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन सभी टॉपिक पे बताया गया था कि किस तरह से वो काम करता है। तो चलिए आज देख लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा पहले देख लेते हैं कि चलिए संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा में सबसे पहले देखेंगे कि कौनवे भाषा कर व्याकरणिक विशेषता होवेला, नागपुरी कर आपन व्याकरणिक विशेषता है। मतलब किसी भी भाषा का अपना व्याकरणिक विशेषता होता है, नागपुरी का भी अपना एक व्याकरणिक विशेषता है। मुदा संज्ञा कर बाबत नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लगे हैं। मतलब कि जो नागपुरी संज्ञा है वो भी हिंदी संज्ञा के जैसा ही है, एकदम उसी तरह के है। जैसे संज्ञा से किनी कोनो जिनिस, संज्ञा से कोनो जिनिस का मतलब होता है वस्तु, जिनिस का मतलब होता है वस्तु। आप इसको ध्यान देंगे कि जिनिस का मतलब वस्तु होता है, ठाव का मतलब जगह होता है, ठाव का मतलब जगह, ठीक है, ठाव का मतलब जगह। भाव यानी कि जो इमोशन, भाव को आप हिंदी में भी जानते हैं और नागपुरी में भी वही है। भाव चाहे नाव कर बोध, नाव मतलब नाम, नाव का मतलब होता है नाम, नाव कर बोध होवेला मतलब जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का जो बोध कराता है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे कोनो नाव, भाव, ठाव चाहे जिनिस कर बोध होवे उसके संज्ञा कहल जाला। ठीक वैसे ही जैसा हिंदी में आप लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा का नागपुरियों में हिंदी लखे 5 भेद है। मतलब संज्ञा का भी हिंदी के जैसा 5 भेद होता है। चलिए उसको देख लेते हैं कि 5 भेद कौन कौन सा है। देखिए संज्ञा का जो हिंदी में आप लोग पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, उसी तरह का है। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जौन शब्द से कोनो एक वस्तु ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होए उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ई लखे होवेला, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा इस प्रकार से है, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार से कहा गया। आदमी कर नाम यानी आदमी का नाम, जैसे मंगरा, ढेबले, शकुंतला, बसंती, ये सब जितने भी नाम हैं वो नागपुरी में जो नाम को उच्चारण किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। वो सिंगल नाम है, मतलब एक वचन का नाम ये इस तरह से उच्चारण किया जाता है। दूसरा आता है दिशा कर नाम, मतलब दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, भंडार कोना, ये सब दिशा का नाम है। देश मनक नाम, किसी भी देश का नाम, असम, भूटान, नेपाल, भारत, ये सब देश का नाम है। नदी का नाम, कोयल, कारो, शंख, गंगा, जमुना। कोयल नदी यहाँ झारखंड में है, कारो नदी भी है, शंख नदी भी है, गंगा जमुना भी है। तो इसको इस तरह से उच्चारित किया जाता है। पहाड़ मनक नाम, पहाड़ का नाम, पाट पहाड़, बंगरू पहाड़, फिर डोम्बारी पहाड़, हिमालय, घेरा पहाड़, ये सब पहाड़ का नाम है। किताब का नाम, रामायण, बाइबिल, ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, आपको ये सब में ध्यान देना है कि रामायण हम लोग कैसे लिखते हैं। रामायण लिखते हैं
रामायण ऐसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रामायण कैसे लिखा हुआ है नागपुरी में। तो ये सब जो चीज़ है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि रामायण कैसे लिखा है, बाइबिल कैसे लिखा है। कुरान तो लगभग हिंदी के जैसा ही है, लेकिन सहिया, पजरा, स्मारिका ये सब कैसे लिखा गया है नागपुरी में। यदि आप इस चीज़ को ध्यान दे देते हैं तो आपका लगभग एक नॉलेज हो जाएगा कि हिंदी में कैसे लिखते हैं उस शब्द को और नागपुरी में कैसे लिखते हैं। तो आप देखिए ये चैप्टर आप लोग को लग रहा होगा कि ठीक हिंदी के जैसा ही तो है, लेकिन हिंदी के जैसा है, लेकिन उसका जो उच्चारण है और लिखने का तरीका है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है नागपुरी में। यदि आप लिखने का तरीका और उच्चारण जान गए कि किस तरह से उसको उच्चारित किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप छोड़ देंगे इस चैप्टर को, यदि आप छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, यदि आप छोड़ देते हैं ये समझ के कि हिंदी वाला ही है और हिंदी के जैसा ही क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, तो ऐसा भूल आप कभी मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदी में कुछ और उच्चारण किया जाता है और नागपुरी में कुछ और उच्चारण किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से घटना, ऐतिहासिक घटना जैसे लड़का विद्रोह, सरदार विद्रोह, ताना आंदोलन, उसी तरह से दिन महीना का नाम, सोमवार, मंगल। देखिए अब यहाँ पर हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, सोमवार लिखते हैं, मंगलवार लिखते हैं, बीफे को लिखते हैं गुरुवार या बृहस्पतिवार। पूस, माघ, जेठ, आषाढ़, ये पूस महीना हो गया, माघ महीना, जेठ महीना, आषाढ़ महीना, ये जो ठेठ में हम लोग जैसे बोलते हैं उसी तरह से है, लेकिन हिंदी में ऐसे नहीं लिखा जाता है। पूस को अलग तरीके से लिखा जाता है, माघ लगभग सेम है, ज्येष्ठ लिखा जाता है जेठ को, आषाढ़ को भी अलग तरीके से लिखा जाता है। लेकिन नागपुरी में आप एकदम सिंपल भाषा में, आप जो हम लोग गांव देहात में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड किस तरह से लिखा जाता है, ताकि आप क्वेश्चन को जब एग्ज़ाम में फेस करें तो आपको एकदम याद रहे। और आपको ये चैप्टर ज़रूर से करना चाहिए। यदि आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपको एक अनुभव होने लगता है कि नागपुरी में कैसे लिखा जाता है, नागपुरी में शब्द कैसा है लिखा हुआ, सोमवार कैसे लिखते हैं, मंगर कैसे लिखते हैं, बीफे कैसे लिखते हैं। या फिर आपको बीफे मालूम तो रहेगा तब तो आप लिख पाएंगे, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फागुन, कार्तिक, सावन, भादो ये सब महीने का नाम है। पर्व का नाम है। देखिए करम, सरूल, सोहराय, जितिया, बहुरा, फगुआ ये सब आप जानते ही हैं, लेकिन आपको ये सब जानना है कि किस तरह से लिखा जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मधे कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे उसे जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। जिस शब्द से किसी एक वर्ण या एक वस्तु या आदमी का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे हित नाता, हित नाता आप जानते हैं, सगे संबंधी, काम धंधा, ओहदा मनक नाव, बहिन, राजा मजूर, बामन, राजपूत, मास्टर, ठग ये सब देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पशु पक्षी का नाम, देखिए पशु पक्षी का मनक नाम, घोड़ा मेजूर, कौवा, खड़हा हम लोग जो देहात में बोलते हैं खड़हा खरगोश को, कौवा मतलब कौवा, क्रो, इन सब को जिनिस मनक नाम, घर, गुहार, पहाड़, किताब, प्राकृतिक नाम, ये हो गया धुका, बड्डो, बड़खा। ये सब आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। भाव मतलब इमोशन, ठीक है, इमोशन को आप कैसे व्यक्त करते हैं। जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण, आदमी या वस्तु उकर दशा कर बोध होवेला उसे भाववाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे बुढ़ारी एक बुढ़ापा है, जवानी, अकपकी, दुलार, ममता, एरंगा, सहियारो, गोतियारो, सुंदराई, हरियरी, बैठकी, ये सब जो है भाव को व्यक्त करता है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि आपको इसको लिखना कैसे है। आप हिंदी के जैसा मान के इस चैप्टर को एकदम मतलब स्किप करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप कर देते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का जो शब्द है कैसे लिखा गया है अक्षरशः
वो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए समूहवाचक संज्ञा देख लेते हैं। समूहवाचक मतलब जो कलेक्टिवली जो इकट्ठा होकर रहते हैं। चलिए इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। जोन शब्द से कोनो जिनिस आदमी कर जमात कर बोध होवेला उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी ऐसा शब्द जिससे किसी वस्तु या फिर आदमी का समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंचायत, पेठिया, जतरा, कूधा, मेला, बथान, गोछा, इन सभी में एक से अधिक नाम होता है, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं या फिर वस्तु होते हैं, इसलिए उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पंचायत, इसको पंचायत लिखते हैं तो हिंदी में इसको पंचायत कैसे लिखते हैं? पंचायत। आप लोग पंचायत मूवी देखे होंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन नागपुरी में देखिए कि कैसे लिखा हुआ है, पंचायत। पेठिया हम लोग बोलते हैं, पेठिया यानी जो हाथ लगता है उसको पेठिया बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, द्रव्यवाचक मतलब जो मटेरियल नाउन, इंग्लिश में उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जोन शब्द से कोनो द्रव्य नापेक जोखिक मतलब नापना जोखना तौलना कर बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाला। जैसे लोहा, कोयला, सोना, पानी, दूध, तांबा, ये सब आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में भी, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें मेन जो चीज़ है, आपको यदि हिंदी व्याकरण में संज्ञा को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन नागपुरी में उसको कैसे लिखते हैं, नागपुरी में उसके जो उदाहरण हैं जितने दिए गए हैं उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए लिखा आएगा कि बथान कौन सा, ये देखिए बथान कौन सा संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा ये रूप है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है समूहवाचक संज्ञा, आपका ये समूहवाचक संज्ञा में है। आप मान लीजिए जानते ही नहीं है कि कूधा क्या होता है, कूधा क्या होता है। यदि आप इसको पढ़े रहेंगे तो कम से कम कूधा एग्जाम्पल में याद तो रहेगा कि कूधा कौन सा संज्ञा में था। तो एकदम अगर आपको पढ़े रहेंगे तो आपको एकदम याद रहेगा कि समूहवाचक संज्ञा में कूधा का आपने एग्जाम्पल देखा था, तो आप अच्छे से लगा सकते हैं समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे यहाँ तो लगभग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सबों को मालूम होगा कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। लेकिन कोयला कैसे लिखते हैं, सब कोई हिंदी में जानते हैं, कोयला ऐसे लिखते हैं, कोयला ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नागपुरी में कोयला, तो इसको ध्यान देंगे कि कैसे लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ हित नाता, काम धंधा, ये सब जातिवाचक संज्ञा का है। और आप यदि आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो आपका ये जो व्याकरण का जो पोर्शन है आपका ये बहुत आसानी से ख़त्म होगा और आपको कॉन्फिडेंस आपके मन में बढ़ेगा कि आपका जो टारगेट है वो आपका कंप्लीट होते जा रहा है। यदि आप टारगेट को कंप्लीट करते जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा मतलब आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील करेंगे कि आपने तैयारी अच्छे से की है। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। पिछला वीडियो जो मैंने वर्ण चैप्टर पे बनाया था उसको आप देख सकते हैं, उसका मैं आई बटन लगा दूंगा, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो को। यदि आप आई बटन से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वर्ण टॉपिक के बारे में कि वर्ण संज्ञा समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए या फिर इससे जुड़े कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस कर दें बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।